There are two parts to your brain. पुराना primitive part called as the limbic system और एक नया part है जिसको prefrontal cortex कहते हैं, जो अभी बना है, मतलब maybe a few million years. अभी few million years. पूरे दुनिया में एक चीज कंट्रोल में आ सकता है, वो है ब्रेन रॉट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग पूरा, आज की डेट में बहुत स्टिमुलेशंस हैं. कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी. तो अगर समझो किसी का ब्रेन का हमने एमआरआई किया while they are learning to cycle, you will see the wires form. साक्स के साथ मेरा पॉडकास्ट था, उसमें मैंने बोला था कि every 30 seconds we are experiencing a different emotion. Yes. Anger, sad, frustration, irritation, cuteness, sweetness, everything in 30 seconds. तुम्हें खुद पता नहीं है कितना टाइम से तुम सोफा पे लेटे हो और स्क्रॉल कर रहे हो. तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें भूख लग रही है क्या, तो you become a zombie. हमारा दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, फिर भी सवाल यही है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है. कभी ये इतना ज्यादा चल रहा होता है कि हम ओवर थिंकिंग में बहते जाते हैं और कभी स्ट्रेस की वजह से एकदम ब्लॉक्ड फील करते हैं. कई बार फोकस ही नहीं कर पा रहे होते और कभी कभी अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे होते. सोचो अगर दिमाग के बारे में उससे बात करी जाए जिसने कई साल ब्रेन को मेडिकली पढ़ा हो, हजारों लोगों को ट्रीट किया और जिसके पास प्रूवन प्रैक्टिकल हैक्स हो. तो हमने डीप डाइव किया डॉक्टर सिद्ध वरियर के साथ, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट और पब्लिक स्पीकर है. उन्होंने न्यूरोसाइंस मतलब ब्रेन की साइंस को न सिर्फ डीपली समझा है बल्कि ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इस पॉडकास्ट में कई बार आप माइंड ब्लोन फील करोगे. इस पॉडकास्ट में हमने वो टॉपिक्स टच किए जो आपकी लाइफ के हर एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशंस हो या फिर आपकी हेल्थ हो. माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, स्ट्रेस फ्री और फोकस्ड लाइफ कैसे अचीव करनी है, क्या है वो डेली हैबिट्स और प्रैक्टिकल हैक्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, डोपामिन की ट्रैप से निकलने का तरीका क्या है, ब्रेन की फ्लो स्टेट को समझना, इमोशंस को समझना. हमने मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड की भी बात करी कि क्या काम करता है और क्यों, और कैसे आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो. मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं है बल्कि आपके ब्रेन के लिए एक टूल किट है, हर उस इंसान के लिए जो एक कामर, शार्पर और ज्यादा पावरफुल माइंड चाहता है. पता है क्या करना है, राइट? पता है अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे अचीव होगा, रास्ता पता है, बट कर नहीं पाते. सोचा बहुत कुछ था पर दिन निकल गया, पता ही नहीं चला, या प्रोकास्टिनेट करते रहे, कल करेंगे. वो माइंड हिम्मत नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ बहाना हम खुद को दे देते हैं. सो ब्रेन या माइंड ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारा अपना है, राइट? वी ओन इट, वी हैव इट, वी पोजेस इट, बट हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो न्यूरोसाइंस के अप्रोच से क्यों हमारा ही दिमाग, हमारा ही माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता? क्या क्वेश्चन से शुरुआत किया आपने. क्योंकि when you start reading spiritual texts, ठीक है, हर एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट में यही लिखा है कि पूरे दुनिया में एक्चुअली एक ही चीज़ कंट्रोल में आ सकता है, वो है हमारा दिमाग. इनफैक्ट दिमाग छोड़ के और कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. यू कैन नॉट कंट्रोल वॉट योर बॉस विल टेल यू, यू कैन नॉट कंट्रोल वॉट योर वाइफ विल डू, बट एक ही चीज़ जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा दिमाग. तो कंट्रोल का जर्नी दिमाग से ही स्टार्ट होना चाहिए, बट जैसे आपने कहा वो लास्ट में आता है. हम बाकी सब कंट्रोल करने को ट्राई करते हैं बट दिमाग नहीं कंट्रोल करने को ट्राई करते हैं. इसका कारण ये है कि सबका जो अंडरस्टैंडिंग है दिमाग का वो गलत है. हमें लगता है कि दिमाग एक चीज़ है, बट एक्चुअली वो नहीं है. दिमाग कई सारे हिस्सों से बना हुआ है. तो अगर सिंपल तरीके में बताए तो देयर आर टू पार्ट्स टू योर ब्रेन. एक है एक पुराना primitive part called as the limbic system और एक नया पार्ट है जिसको prefrontal cortex कहते हैं, जो अभी बना है, मतलब maybe a few million years. अभी few million years. और evolutionary scale में अगर देखेंगे तो ये बहुत recent है, right? Because limbic system तो मतलब it's almost 100 million years old. So whenever we act out of impulse, जो हम emotion से act करते हैं, जैसे गुस्से में कुछ कह दिया, बोल दिया, दुख से कुछ कह दिया, बोल दिया, वो सब हमारे प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन से आ रहा है. और प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. तो हम सोचते हैं हमारे इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन से, बट जो लिम्बिक सिस्टम जो कहता है अल्टीमेटली हम वही करते हैं अनलेस यू ट्रेन, अनलेस यू प्रैक्टिस हाउ टू कंट्रोल योर लिम्बिक सिस्टम. इस वजह से लोगों को डिफिकल्टी होती है माइंड को कंट्रोल करना. तो एक तरह का हमारा एक पार्ट ऑफ ब्रेन जो ज्यादा बहुत पुराना है, उसका कंट्रोल या उसकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, ये कह सकते हैं हम. एक तरह से हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि उसके पास वीटो पावर है.
तो यू से कि मुझे पढ़ाई करना है, बट अगर तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम ने वीटो कर दिया कि नहीं मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, नहीं मुझे सोना है, तो द लिम्बिक सिस्टम विल हैव वीटो पावर ओवर योर डिसीजंस. दैट इज द रीजन व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट. कहते हैं कि ये करना है बट बाकी सब कुछ कर लेते हैं. राइट. तो हाथी इतना बड़ा है, हम उसको राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथी इतना पावरफुल है कि अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा तो जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहेगा जा सकता है. वी कांट कंट्रोल. करेक्ट. तो हाथी को कंट्रोल करना ओवरनाइट एक्सरसाइज नहीं है, उसको धीरे धीरे से हमें सीखना पड़ेगा उसको कैसे कंट्रोल करना है. तो यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉलोअप क्वेश्चन कि वाई क्लियर हुआ, हाउ क्या है, कैसे हम ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, उस हाथी को हम अपनी डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि लिम्बिक और पीएफसी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक ही टीम में है. हम एनिमीज नहीं है. सो व्हाटएवर योर लिम्बिक सिस्टम इज सेइंग, वो ऐसे नहीं कि वो कुछ गलत बता रहा है. इट इज जस्ट दैट इट इज मिसअंडरस्टूड. द लिम्बिक सिस्टम थिंक्स दैट द वे टू मेक यू सर्वाइव is through these things. So that can be lying in bed, that can be lazing around, that can be watching Netflix, or that can be harmful things like addiction. Limbic को पता नहीं है कि ये सब चीज़ें करने से प्रॉब्लम होगा. The limbic believes कि इसी से हमारा सर्वाइवल बेटर होगा. So step one is to teach the limbic कि भाई I know that you and I are on the same team, but this is not the way to survive. एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो बाकी का सारा स्टेप्स ईजियर हो जाता है. तो लिम्बिक को जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आई अंडरस्टूड इट राइट. सो लिम्बिक को नेटफ्लिक्स देखना या लिम्बिक को एडिक्शन की तरफ जाना, व्हाट इज द रीजन? मतलब हम व्हाई सच थिंग्स, व्हाई नॉट पॉजिटिव थिंग्स कम अंडर इट? तो हम इवॉल्व ऐसे क्यों हुए हैं? मतलब अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारा लिम्बिक सिस्टम बना है तो वो इस तरफ क्यों बना है? टुवर्ड्स मोर ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों है? सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट. ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ब्रेन में एक सिस्टम बन गया था जिसको डोपामीन सिस्टम बोलते हैं. डोपामीन इज द करेंसी. whenever an animal does anything which is good for survival, उसके ब्रेन में डोपामीन आ जाता है. डोपामीन से हमें खुशी मिलती है. So the more things that animal does which is good for survival, the more dopamine it gets. So then the animal will keep wanting to do those things more. जैसे कि अगर the animal discovers a fruit which is very high in calories, वो खाने से animal को बहुत अच्छा लगता है. So now that animal will tell all the other animals कि चलो सबको लेके आओ, ये खा के देख लो, बहुत मजा आएगा. Because that is good for its survival. Similarly for sex, the reason that animals reproduce is because of that ancient network. अगर वो नहीं होता तो a species would die out. Now the issue is कि जो भी एक्शन से बहुत सारा डोपामीन मिल रहा था, अभी वो एक्शन बहुत सस्ते में हो रहा है. So that difference is because of scientific progress. तो our brain is still not used to the fact कि इतने आसानी से हम चीज़ बर्गर खा सकते हैं. बिकॉज चीज़ बर्गर के अंदर जो कैलोरीज है, अगर वो सच में, अगर इफ यू हैड टू गो इनटू द जंगल एंड ईट समथिंग दैट हैड द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज, बहुत हार्ड वर्क लगेगा. यू हैव टू हंट एन एनिमल, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट दैट अमाउंट ऑफ कैलोरीज. सो आवर ब्रेन डजंट नो कि अच्छा मैं स्विगी में ऑर्डर करके मुझे 5 मिनट में बर्गर आ रहा है घर पे. सो दैट इज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग. सो बेसिकली पहले उस डोपामिन हिट के लिए एक एफर्ट इन्वॉल्व थी. कोई हंटिंग कर रहे हैं या मेटिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग हैड अ जर्नी, एक एफर्ट था. इसलिए वो वर्थ जो थी उसकी बहुत ज़्यादा थी. नाउ द वर्थ हैज रिड्यूस्ड बिकॉज नाउ देयर इज अ सोर्स ऑफ चीप सोर्सेज ऑफ डोपामिन. राइट, इमीडिएट ले सकते हैं. सिंपल एग्जांपल, आपको 50th फ्लोर बिल्डिंग से आप जब बाहर देखते हो तो एक फीलिंग आता है जैसे आप समझो कोई रूफटॉप पे खड़े हो ऑन द 50th फ्लोर एंड यू लुक एट द वर्ल्ड. You get a sense of achievement, या you get a sense of मुझे अच्छा लगता है. A lot of people feel this. Why is that? क्योंकि शुरुआत में to get on a high ground took a lot of effort. हमको चढ़ के जाना पड़ता है. But अभी हम एलिवेटर में चढ़ के सीधा ऊपर जाते हैं and you still get that same sense of happiness but without the task of climbing. So you can see this pattern everywhere. जहाँ पे भी खुशी मिलती है, have you earned
all of that dopamine? The answer is probably no. राइट. सो हमारी वायरिंग ऐसे हुई है कि हमें चाहे हम एलिवेटर से गए हैं बट हम फील वो वाली ले रहे हैं कि हमने एक पहाड़ चढ़ा है. Exactly. जैसे हमने पूरा चढ़ के आ गए. राइट. एंड हाउ नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारा डोपामिन रीजन है कि हम नेटफ्लिक्स देखना शुरू हो जाते हैं या गेमिंग में दिल लगा हुआ है, काम छोड़ के बैठे हैं, एनी सच थिंग. नाउ हाउ डू वी मैनेज इट? क्या सोल्यूशन कैसे हो सकता है इसका? दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ तक फिर भी लोग समझ लेते हैं, बट इसके बाद का जो स्टेप होता है दैट इज टू अंडरस्टैंड दैट इजी वर्क इज नॉट द सोल्यूशन एनी मोर. पहले होता था कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर हमने जल्दी सॉल्व कर लिया तो यू गेट मोर डोपामिन. ठीक है, जैसे हम जुगाड़ बोलते हैं कि समझो देयर इज अ फ्रूट इन अ ट्री दैट इज रियली हाई अप. एक होता है चढ़ के जाना और फ्रूट को लेना, तो उससे डोपामिन मिलेगा. बट देन वन मंकी फाउंड आउट कि इफ यू थ्रो स्टोन्स एंड इफ यू ड्रॉप द फ्रूट, उससे भी फ्रूट तो मिल जाएगा विदाउट रिस्किंग योर सेल्फ. So then that monkey got even more dopamine because now you got that same reward but with less risk. Right. So earlier solving a problem using some clever way was a good evolutionary strategy. But now it is no longer the case. So suppose if you have a problem in front of you and you find a very easy solution, that may not be the best thing for you. So we have to start valuing hard work. That is the only way. If something is difficult, instead of trying to find an easy solution, you have to start valuing the difficulty. Very, very similar to going to the gym. ठीक है, अगर हमें at the end of the day, if you want a fit body, एक होता है फोटोशॉप करना. ठीक है, तो फोटोशॉप करके किसी को भी सिक्स पैक एब्स दे सकते हैं एंड उसको देख के तुम्हें खुशी भी मिल सकती है. But at the end of the day, if you want that fit body, there is no other way except to go to the gym and work out. And people who work out really value that. उनको बहुत खुशी मिलती है जाके weights उठाने में. That is the only way of doing everything. If you don't value that difficulty, your brain will always fool you into thinking कि you've earned something when you have not. So maybe to start with, क्योंकि मान लो कोई बैठा है, लेट्स गिव हिम अ नेम, के से राहुल इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट और वो रिलेट कर पा रहा है कि हाँ यार मैं नेटफ्लिक्स पे लगा रहता हूँ या फ़ोन पे लगा रहता हूँ, रील्स देखता रहता हूँ, बट दिस मेक सेंस कि मुझे मुश्किल चीज़ें करनी चाहिए. राइट नाउ कहीं ना कहीं वो एक ट्रैप में है, उसको मुश्किल चीज़ें, जिम जाना है, जिम जाके बॉडी बनेगी, बट द ट्रैप इज़ देयर दैट वो कर रहा है. मे बी ही शुड स्टार्ट विद छोटी छोटी मुश्किल चीज़ें. Absolutely. राइट. Yes. सो दैट द ब्रेन गेट्स दैट एक्सेप्टेबिलिटी कि हाँ यार लिटल तो कहीं ना कहीं हार्ड को अपनी लाइफ का ईजी बनाना है. Correct. Then that's a very good point. क्योंकि एक बात है कि डिफिकल्टी लेवल इज वेरी सब्जेक्टिव. तो आपके लिए मतलब एट वॉट एवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, वॉट इज डिफिकल्ट फॉर यू माइट नॉट बी डिफिकल्ट फॉर मी और माइट बी टू डिफिकल्ट फॉर मी. So, अगर समझो राहुल finds it difficult to go to the gym, but getting up at 7 a.m. is not so difficult, then let that be the target. For somebody else, even getting up at 7 a.m. is difficult. So then find an easier target. So as for everybody, they have to find out what is their most difficult target that they can still achieve. So finding out, so it is sort of like gamification. कि आप खुद के लिए level set करो, एंड अगर वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो मेक इट एन ईजियर लेवल. ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे से. एक बिगनर लेवल, देन मीडियम, देन यू कैन गो फॉर एडवांस्ड. यस. तो जब हम ये कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू डिफिकल्ट थिंग्स और गेमिफाई इट, सो क्या इससे हमारी वो टीमिंग अप स्ट्रांग हो रही है बिटवीन द लिम्बिक एंड प्रीफ्रंटल? यस. सो लिम्बिक और प्रीफ्रंटल के बीच में देयर इज एन एरिया कॉल्ड सिंगुलेट कॉर्टेक्स. ठीक है, अभी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है. तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स का काम है कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है कि मैं नेटफ्लिक्स देखूं कि मैं जिम जाऊं, तो उसको एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सिंगुलेट कॉर्टेक्स का काम है. ठीक है. नाउ द स्ट्रॉन्गर योर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इज,
the more likely it is that you will listen to the prefrontal cortex. तो the good news is that अगर तुम्हें आज लग रहा है कि जिम जाने का डिसीजन मुश्किल है, वो मुश्किल उतना नहीं रहने वाला है आफ्टर 7 days because the cingulate cortex is getting stronger. So that is one good thing. It is like compounding. तो the hardest choices are in the beginning और उसके बाद वो easy होते जाता है. So the stronger the cingulate cortex gets, the more the connection becomes strong between limbic and PFC and then eventually एक harmony हो जाता है. सबको लगता है कि हाँ हम लोग सेम टीम के लिए खेल रहे हैं. So when they're together, is that stage called happiness? Yeah, that's called flow state. Oh. When all your brain is working together to achieve the same goal, उसी को flow state कहते हैं. जब तुम्हें कोई conflict नहीं लग रहा है, your emotions also want the same thing and your future planning also wants the same thing, that is flow state. So ultimately that is almost beyond happiness. Happiness तो chocolate से भी मिलता है, but flow state is something beyond. So there, in fact, spirituality describes flow state better. It is that state of inner peace. जो कुंफू पांडा में बोलते हैं ना, inner peace. That is what flow state is. So happiness कहीं ना कहीं हम कहें कि dopamine का hit मिल गया, it is happiness. But when they are all together, when your brain is kind of functioning as one, Yes, तो वो एक flow state है. correct. क्या होता है flow state से? क्या feel कर सकता है कोई life में? Basically, flow state is the opposite of what we are experiencing most of our lives. तो at any given point, अगर मैं आपको पूछूं कि आप अभी यहाँ पे हो, what would you want to do and where would you want to be? सब लोग कई और जगह की नाम बताएंगे. They would say that I want to be somewhere else or I would want to be doing something else. Very rarely will somebody say I want to be exactly here doing exactly this. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. वो जो स्टेट होता है, that is flow state. And it happens very rarely. And बहुत कम लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा for a long time. But we've all experienced it for a few seconds. जैसे for example, the last time नवरात्रि हो गई थी तो we were all dancing. तो जब गरबा डांस कर रहे, कुछ आधे घंटे के बाद when we forget कि लोग देख रहे हैं all of that और everybody is just dancing in a circle, उस मोमेंट पे आई थॉट कि ओ वी आर ऑल इन फ्लो स्टेट बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी. हम यही चाहते हैं कि हम यही पे रहे एंड वी आर एन्जॉइंग आवरसेल्व्स. देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर इमोशंस, आवर बॉडी. सो दैट इज फ्लो स्टेट. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स यू एक्सपीरियंस इट. उसके बाद गाना खत्म होता है, घर जाते हैं, फिर सारा लाइफ का प्रॉब्लम्स वापस आ जाता है एंड यू गो बैक टू योर रेगुलर सेल्फ. तो जैसे हम फ्लो स्टेट की बात कर रहे थे, आर देयर एनी सच maybe activities or any technique, any method कि हम उसको gradually, I understand ऐसा नहीं है कि there can be a formula to achieve it, Right. which we can make a part of our life, या कोई ऐसी exercise जो हम करें and gradually we can team up, better कर सकते हैं हम अपने आप को. The challenge to flow state is emotions. ठीक है, because we are constantly feeling a lot of things. Now the problem is that emotions are very subconscious. किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ देखा या कुछ सोच लिया, तो अंदर से कुछ तो फीलिंग्स होते रहता है. वेरी रेयरली डू वी टेक आउट द टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्या है, वॉट आर दोज फीलिंग्स. एंड कई बार हम उसको दबा देते हैं या हटा देते हैं, बट उसका इफेक्ट इज कंटिन्यूइंग वेदर यू एक्नॉलेज इट और नॉट. उसका इफेक्ट तो हो रहा है बॉडी में, हमारे सोच में, हमारे एक्शंस में. सो जो फ्लो स्टेट क्यों नहीं अचीव हो रहा है इज बिकॉज what we are doing and what we are feeling are actually contradictory. So step 1 to achieving flow state would be understanding your own emotions. And second step is emotional regulation, which is agar you know ki okay this is what I'm feeling, how do I regulate it? But you can't regulate what you can't see. तो सबसे पहले तो you have to just understand कि मुझे कैसा लग रहा है, what do I feel about this, what is my inner state, and the way to do this is either by talking about it with somebody who's a professional, or you should learn to journal properly. I truly believe that there is no other way of knowing what you are feeling without putting it on paper. So अगर flow state achieve करना है तो ये start करो, और ये time लगता है. To understand yourself is actually like understanding another person. So if you start journaling today,
maybe in 2 months, 3 months, you'll start seeing your own patterns. You'll start seeing कि अच्छा what I actually feel. Because we lie to ourselves all the time. हर बार हम झूठ बोलते हैं खुद से. So once you start journaling, कई बार वो flow state becomes easier. That would be. Right. So, understanding your emotions, Yeah. and then you are able to regulate your emotions. Yes. To understand emotions, journal is a great tool. Yes. So, I understand journaling, but viewer के perspective से, जो लोग नहीं करते journaling, what is the right approach to journaling? I mean, बैठो और जो मन में चल रहा है लिखना शुरू कर दो, या there with your experience there can be a best practice to that जो हम share कर सकते हैं. There is one way that I recommend now. If somebody is an absolute beginner, अगर कभी journaling किया नहीं है, so there are 3 steps to it. Number 1 is like maintaining a diary, note wise. क्या क्या हुआ? I woke up, I did this, I met this person, I came to Himish's podcast, this is how, these are the questions that he asked me, this is what I said, whatever. जो भी facts हमें याद आ रहा है दिन का, वो लिख दो. इसमें कुछ भी emotion नहीं है, you are just remembering what all happened. Recollection. अगर इतना भी किया, so you are moving a step in the right direction. और ये तो कोई भी कर सकता है. Second is taking a pause and thinking, how was I feeling when this thing was happening? So suppose if you met a college friend, he said this, you said this, and you said bye. But did you feel something when he said this? Maybe he made a joke कि अरे स्कूल में तो तू तेरा इतना पोटेंशियल था, अभी क्या कर रहा है, दे देख. You say हाँ very funny and you go. But something inside you is circling कि अरे थोड़ा सा बुरा लग गया, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, which you say अरे छोड़ना, forget it. But it's there. Note it. Just write down what you felt. That is level 2 of journaling. Level 3 is now what? Okay, now that I feel this, what does that mean? Is it my own insecurity? Does this mean that I don't want to be friends with him? Should I change something about myself? Why did I feel that? That is level 3. Right. So you can do step by step. And after you've journaled for a while, ये तीनों चीजें एक साथ हो जाता है. But शुरुआत में, if somebody is starting, I would say follow this step. So शुरुआत में it's a good practice कि आपको एक structure मिल गया. Correct. So we can call it 3 R's: recollect, reflect, and response plan. Beautiful. Wow, I like how the coach in you is you already made it a thing. I love it. Great. So शुरू में ये करेंगे तो 3 steps में करेंगे and gradually जरूरत नहीं पड़ेगी तोड़ने की इसको 3 हिस्सों में. Gradually it just what you're writing is automatically result of those 3 steps. Correct. Right? In fact, if you become very good at journaling, you will even find yourself journaling in real time. Jesse, when the conversation is going on, you are already noticing that, oh, he said this and I'm feeling this and that means this. Yes. You don't have to wait till the end of the day. But इसके लिए और time लगता है. Which is what mindfulness is. Yes. कई बार लोग बोलते हैं ना, you should be mindful. What is that? Mindfulness is being aware कि while this is going on, दिमाग में भी कुछ तो चल रहा है. And you have to be aware of both these things at the same time. Right. Mind इतना full है कि mindful होना जरूरी है. क्या? Great. So, journaling के बाद second thing you said was emotional regulation. Yeah. Right? मैंने journaling की आदत डाल ली, journaling करनी शुरू कर दी. Now, what is the second step जो आप कह रहे थे emotional regulation? So emotional regulation is linked to that third step of journaling, which is तुम्हारा awareness हो गया कि मुझे ये emotion feel हो रहा है. And by the way, emotion का भी there is a caveat, because हमारा अगर language limited है, तो हम बहुत सारे emotions को club करके एक ही चीज़ बोल देंगे. जैसे ठीक है. जैसे कि और ये खुद का एक लाइफ एक्सपीरियंस था. आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट मुझे गुस्सा नहीं आता. ठीक है, मैंने खुद को मेरा आइडेंटिटी ऐसा बना दिया था कि आई डोंट गेट एंग्री. बट द प्रॉब्लम वॉज कि वेन एवर आई डिड गेट एंग्री, आई वुड से आई एम इरिटेटेड. ठीक है, अभी इरिटेशन का मीनिंग अलग है और एंग्री का मीनिंग अलग है. तो कई बार व्हाट आई वाज फीलिंग वाज एंगर, बट बिकॉज आई डोंट अलाउ माई सेल्फ, आई वुड से नहीं यार बहुत इरिटेटिंग है वो. You have to catch yourself and say that, okay, it's fine to feel an emotion. It's fine to be upset. It's fine to be sad. It's fine to be devastated. It's fine to be angry.
सो यू अलाउ योर सेल्फ मोर वर्ड्स, तो उससे तुम्हारा इमोशनल स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है. यू कैन एक्नॉलेज थिंग्स बेटर. अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही शब्द हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, तो मतलब तुम यही तीनों के बीच में खेलोगे. सो इम्प्रूविंग दैट वोकैबुलरी, इम्प्रूविंग द रिकग्निशन ऑफ डिफरेंट इमोशंस इज इंटरेस्टिंग. उससे तुम्हें और डिटेल, ग्रैन्युलैरिटी बढ़ जाता है तुम्हारा. सो दैट इज अवेयरनेस, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इमोशनल रेगुलेशन. एक बार तुम्हें समझ में आया कि ये फील हो रहा है, यू आर एबल टू नेविगेट इट बेटर. नेक्स्ट इज कामिंग डाउन. तो जब भी तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, वेदर दैट्स हैप्पीनेस और सैडनेस, पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, योर बॉडी बेसिकली गोज आउट ऑफ योर कंट्रोल. योर थॉट्स गो आउट ऑफ योर कंट्रोल. तुम्हारा पूरा सेंटर ऑफ कंट्रोल गोज फ्रॉम योर प्री फ्रंटल टू योर लिम्बिक. ठीक है, तो योर लिम्बिक इज नाउ कॉलिंग ऑल द एक्शन. जैसे कि यू हैव दिस गर्ल हु यू हैव अ क्रश ऑन. ठीक है, और तुम कॉलेज में हो, यू कम टू कॉलेज, यू सी दैट गर्ल. फॉर द नेक्स्ट 10 seconds योर बॉडी इज नॉट इन योर कंट्रोल. तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ गया, यू आर ब्लशिंग, और यू आर ब्रीदिंग फास्ट, यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, यू थिंकिंग अरे क्या बात करूँ, बात नहीं करूँ, क्या करूँ. सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द लिम्बिक. You are not your calm, logical self. You're an idiot. Similarly, if you're angry, अभी दिल्ली में तो road rage तो होता ही है. और somebody going through road rage could be a very sensible person at home. But in that moment, they are acting like an animal. कहीं से तो लकड़ी उठा दिया, मार रहे. So all this is when emotion becomes so strong that you are fully in control of your limbic. Or rather, limbic is fully in control of you. So second step of emotional regulation is bringing yourself down to PFC control. तो इसका there are few exercises. The most important one is breathing. Okay. Breathing के अलावा बात आगे बढ़ ही नहीं सकती. So your breath is the most important thing that you can use. Your breath is like a tool. It is like a key. So you can turn it this way, turn it that way. So if you are calm, you want to get excited, you can use your breath. If you are excited, emotional, and you want to be calm, you can use your breath. So learning to breathe properly is the most important thing. Once you breathe and you spend around 60 to 90 seconds just breathing slowly, you will find that your control is slowly going from limbic to PSC. So after 90 seconds, 120 seconds, the same situation will seem different. 2 minutes ago तुम्हारा थॉट्स पूरा अलग था और 2 मिनट के बाद थॉट्स अलग हो गए. दैट इज लिटरली योर कंट्रोल गोइंग फ्रॉम लिम्बिक टू पीएफसी. इतना करो तो भी काफी है. Nice. तो ये ब्रीदिंग इज लाइक, ब्रीदिंग तो हम कर ही रहे हैं. सो करेक्ट. व्हाट काइंड ऑफ ब्रीदिंग, क्या ब्रीदिंग में अलग करना है उस टाइम पे कि हम ये कंट्रोल को शिफ्ट कर पाए? तो ये बात तो सही है, ब्रीदिंग तो हम कर ही रहे हैं, बट क्या हम कर रहे हैं? हो रही है. हाँ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम दिस एरिया, जो एकदम नीचे का पार्ट है, दैट इज द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, वो अपने आप हो ही रहा है. बट ब्रीदिंग इज, और ब्रेन स्टेम से बहुत सारी चीज़ें हो रही है. हार्ट रेट भी ब्रीदिंग से या ब्रेन स्टेम से कंट्रोल हो रहा है. तुम्हारा पेट में जो डाइजेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम दिस एरिया. सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द बॉडी विच यू कांट कंट्रोल. Breathing is the only thing that has dual control. Your conscious brain can also control breathing. Your subconscious brain can also control breathing. So breathing is that common link between conscious and subconscious. So if you are subconsciously very emotional, you can consciously control your breathing to calm your subconscious down. And the simplest way to do it is breathing slower and deeper. Slower and deeper. Correct. So when you are very excited, तुम्हारा breathing becomes fast and shallow. तुम ज़्यादा deep breath नहीं लेते हो. You are like that. But if you can breathe deeper, लंबा सांस ले लो, और slower. For example, each breath taking around 10 seconds, 4-5 seconds in, 4-6 seconds out. ऑटोमेटिकली तुम्हारा हार्ट रेट कम हो जाता है, तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है, एंड योर कंट्रोल गोज फ्रॉम लिम्बिक टू पीएफसी. देयर इज अ टर्म फॉर दिस, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग.
एंड जस्ट डूइंग दिस फॉर 2 minutes दुनिया चेंज हो जाता है. You try this when you are upset or angry. You do this for 2 minutes and then you look at the same situation and you'll feel that कुछ तो फर्क हुआ है. आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आज की डेट में बहुत स्टिमुलेशंस हैं. इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी इंस्टेंट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग. इंस्टेंटली हम कॉल कर सकते हैं किसी को भी, पहले ऑप्शन नहीं थी. एंड आई ऑलवेज फील, मैंने पीछे आई थिंक आई वॉज शार्क्स के साथ मेरा पॉडकास्ट था, उसमें मैंने बोला था कि एवरी 30 सेकेंड वी आर एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट इमोशन. Yes. Anger, sad, frustration, irritation, cuteness, sweetness, everything in 30 seconds. Correct. So I think उसी एंगल से आप कह रहे हो कि we are so much stimulated that रेस्ट Absolutely. नहीं मिल रहा. Yes. What goes inside जब हम सोशल मीडिया इस तरह से स्क्रॉल करते हैं? So again, from a medical perspective, doctor's perspective. The truth is we don't know yet. Because this phenomenon has happened so recently. Imagine अगर somebody living before the time of social media to feel 10 emotions in 10 minutes would be considered as a bipolar syndrome. कि भाई अभी तो खुश था, अभी तो गुस्सा क्यों कर रहा है, अभी तो रो क्यों रही है, अभी हंस क्यों रही है. Does it make sense? But our stimulus इतना वेरीड हो गया है कि अगर एक एमोशन आ गया तो वो एमोशन को डील करना तो छोड़ दो, उसका नेचुरल साइकिल भी नहीं हो रहा है. We are just getting replaced, we are just replacing one emotion for another when we are scrolling. This is an issue, but we don't really know the long-term consequence of this because it has just started. My instinct is that it leads to greater emotional dysregulation. मतलब हमारा similar to a physical exercise. For example, अगर तुमने 1 minute साइकिलिंग किया, 1 minute जाके बेंच प्रेस किया, 1 minute लेग कर्ल्स किए, 1 minute स्क्वाट किया, तो क्या होगा? इट्स नॉट लाइक तुम्हारा कोई वार्म अप हो रहा है, इट्स नॉट लाइक तुम्हारा कोई कूल डाउन हो रहा है. सो इंजरी तो होने का चांसेस बढ़ते जाता है ना. वेरी सिमिलर. आई थिंक दैट वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट द ब्रेन बाय लुकिंग एट द बॉडी. इफ यू वर टू पुट योर बॉडी थ्रू द सेम थिंग, व्हाट विल हैपन? You can correlate that with the brain. But what is interesting is our capacity to do hard things for a long time is reducing. Definitely. Ki I've seen it in myself also. When I was giving my exams, मेरा जो entrance exams होता था, that was in 2005 was my undergraduate and 2011 was my postgraduate entrance exams. That was still before WhatsApp. ठीक है. तो YouTube तो था, but it wasn't like it is today. और Instagram भी नहीं था वो टाइम पे. I could easily sit for around 8 to 10 hours studying, maybe take a half an hour break in the middle. And it was possible. I know that right now it's not possible. मैं 8 घंटा एक चीज़ तो नहीं कर पाऊँगा. And that is a symptom of my lifestyle. So doing a hard thing for a long time, ये capacity to definitely कम हो ही रहा है. And that has its own consequences. Because a lot of the good things that happen in life happen because our brain has enough time to solve a hard problem. क्योंकि कोई चीज़ है टाइम से ही होता है. Your brain requires a certain amount of time to solve it. अगर तुमने वो टाइम नहीं दिया तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगा. एंड दैट इज एन इशू, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो हाउ विल यू ग्रो. दैट इज माई मेन कंसर्न. एक वर्ड बहुत आजकल एवन से पिछले कुछ महीनों में लिंक टू सोशल मीडिया एंड स्टिमुलेशन मैं देख रहा हूँ, थंबनेल्स में भी नजर आता है, ब्रेन रॉट. व्हाट इज ब्रेन रॉट? ब्रेन रॉट इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग पूरा शट डाउन हो गया है. सो इट इज़ लाइक यू आर अ ज़ॉम्बी. तुम्हें खुद पता नहीं है कितना टाइम से तुम सोफ़ा पे लेटे हो और स्क्रॉल कर रहे हो. तो यू लुक अप एंड इट्स 6 PM एंड देन यू लुक अप एंड इट्स 10 PM. बीच में क्या हुआ, क्या सोचा, मैंने कुछ सीखा क्या, मैंने कुछ किया क्या, नथिंग. सो इट इज़ लाइक योर टाइम, योर सेंस ऑफ टाइम हैज़ गॉन, योर सेंस ऑफ बॉडी हैज़ गॉन. तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें भूख लग रही है, क्या करें. सो यू बिकम अ ज़ॉम्बी. एंड दिस इज़ हैपनिंग मोर एंड मोर. I think everybody has experienced this at some point where there are some evenings where you don't feel like working or doing anything. तुम सिर्फ scroll ही कर रहे हो and तुम्हें कुछ idea नहीं है. So this is a dangerous thing, क्योंकि anything that shuts off your prefrontal cortex is dangerous.
as a blanket rule except sleep. So sleep is the only physiological way of shutting off your prefrontal cortex. Everything else like alcohol, any drugs, any psychedelic drugs is dangerous और वो हम सब accept करते हैं. But we don't accept that social media does the same thing. It shuts off your prefrontal cortex. You are no longer thinking about a reel. When was the last time you saw a reel and thought, "Arey wow, this is so interesting. Let me go read up more. Let me learn this." No, you're on to the next one. On to the next one. So it is shutting off your prefrontal cortex, and that is dangerous. That is brain rot, where you are not a conscious thinking human being. You are more like a vegetable. Scroll कर रहे हैं. Right, and we see it so frequently, airports पे, malls में, हर जगह. Yes. ये उंगली चलते जा रही है and टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं है. पता नहीं है. Right. So the closest analogy to this is a slot machine in a casino. So that's what slot machines do. हमको ₹1 डालना है, liver pull करना है. You wait for those 3 things to come, and either you will win the jackpot or you will not get anything, and then you'll do it again, and you'll do it again. And there are people who are at the casino doing this for hours. Right. They have a huge bag of coins और वो बैठ के कर ही रहे. After some time, they are not even thinking क्या चल रहा है. They're just waiting for that कुछ तो मिले. And every 5-6 turns, they'll get something. That's how casino machines work. कि हर 5-6 अटेम्प्ट में तुम्हें कुछ तो छोटा मिलेगा, बड़ा वाला नहीं मिलेगा. But it just keeps you hooked. So that is what the scrolling has become. कि एक बार scroll किया, you don't even care if that reel is very interesting or not. तुम्हें सिर्फ देखना है, शेयर करना है किसी को, you get that extra boost of validation, and then you're on to the next. And when you're scrolling, you don't know अगला reel क्या आने वाला है. So that is a gamble. So you get that sense of, oh, क्या आएगा. एक बार देख लिया कि क्या आएगा, you are already getting bored. So you want to move to the next. It's exactly like a casino. वो novelty हम सीख करते जा रहे हैं. Continuously, yes. Right. So I'll try to understand कि क्या apps design भी ऐसे करी गई हैं because they want our attention, they want our time, that is their commodity. But एक मेरा question कि अगर prefrontal cortex हमारा PFC बंद हो जाता है, हम 6 बजे बैठे रील्स देखने और 7:30 बज गए, तो डेंजरस क्यों है? इसमें नुकसान क्या है? सोने वक्त भी तो वही होता है. The issue is not just कि PFC बंद हुआ है, it is that तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जा रहा है. पहली बात. सो देर इज डेंजर्स एट एवरी लेवल. नंबर 1 इज तुम्हारा आईज से ही स्टार्ट करते हैं. योर आईज बिकम ड्राई, आईज बिकम एग्जॉस्टेड, यू आर ओवर एक्सपोजिंग टू लाइट, स्पेशली इफ यू आर डूइंग दिस एट नाइट. तुम्हारा सर्काडियन रिदम ऑफ हो जाता है बिकॉज our natural cycle is that there should be light in the day and darkness at night. But if you're overexposing to a mobile screen very close by, your sleep will get affected because your brain doesn't know that it's night yet. Right. Whereas अगर दूर कहीं TV चल रहा है but you're still walking around, there is a golden light in the house, you can sleep better. So exposing yourself to screen light very close by can ruin your sleep cycle. Then comes the actual damage of the information. Like we already spoke about. बहुत सारा information अंदर जा रहा है. You don't really know what to do with all that information. So it is just getting stored, and at some point you feel कि अच्छा इसका मुझे ये करना है, but you're not going to come back to it. Then comes the emotional dysregulation. Like we spoke again. हर एक reel का अलग अलग emotion होता है. इसका भी there's a toll. When you're sleeping, you are cut off from the world. बाहर का कोई information अंदर नहीं जा रहा है. So in fact, that is the time when information that is already there is getting used. It is getting stored. जो information नहीं चाहिए वो delete हो रहा है. And जो information चाहिए उसको package होके memory बन रहा है. All these things happen when you're sleeping. So that is a very good state. Whereas brain rot or doom scrolling is a very bad state because you're pouring more when you're not even processing. Right? So that is the issue. And why are these apps so addictive? Yeah, I think we already covered that. It's exactly like a casino वाला. slot machine. Right. So they understand कि humans को novelty चाहिए. They understand कि human के क्या desires हैं, validations हैं. Yeah. ये सब उनको मिल रहा है. Right? Correct. पहले पेड़ के नीचे 5 लोग बैठते थे और बातें करते थे. वो natural
था तो कम था, अब ये फोर्स्ड है तो ज़्यादा है, राइट? वो हेल्दी था क्योंकि दिन में एक बार होगा, ये अनहेल्दी है क्योंकि एवरी आवर्स एंड आवर्स होता है। करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ द मोबाइल यू आर कैरिंग इट इन योर पॉकेट. मतलब तुम कसिनो का रेस्ट्रिक्शन वॉज कि तुम्हें उधर जाना पड़ता है, अल्कोहल का रेस्ट्रिक्शन है कि तुम्हें जाके खरीदना पड़ता है, एंड देर आर स्टिल some boundaries, there are still some restrictions, there is still some social stigma attached to almost every other thing that can do this. ठीक है, even sex can do this, but sex also has some social stigma. You can't just have sex anywhere. There are so many other restrictions. Social media is probably the only thing that is so easily available and that is acceptable and that is anonymous. मतलब तुम जो कर रहे हो और किसी को नहीं पता, सिर्फ कंपनी को पता है. So there is no boundary. That is why it is so dangerous. आपने बीच में 2-3 बार जिक्र किया सबकॉन्शियस माइंड का, Yeah. राइट? सो एज अ कोच जब सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करते हैं तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ नहीं होता भाई सबकॉन्शियस माइंड, राइट? ये क्या होता है? तो सिंस आई हैव अ पर्सन फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड टुडे, सो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड? आज मैं पूछता हूँ. गुड क्वेश्चन. इसका कोई साइंटिफिक आंसर है नहीं, बिकॉज इनफैक्ट इवन द माइंड इज नॉट अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट. इट इज़ अ subjective feeling, it is a subjective experience of your consciousness. So you know you're alive, the subjective consciousness of you being alive is the mind. ठीक है, तो इसका कोई साइंटिफिक लोकेशन नहीं है. हम एक्सरे या एमआरआई में नहीं बता सकते कि इधर तुम्हारा माइंड है. सो अगर हम माइंड को ही नहीं डिफाइन कर सकते तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस तो नहीं कर पाएंगे. दैट बीइंग सेड, सब्जेक्टिवली तो है, आई थिंक, and so whatever I'm thinking of, I'm using my mind. तो वो word ही उसीलिए है. In fact, that's why I like Sanskrit and spiritual terms so much, because the difference between man and atma and buddhi, these are all terms that are trying to describe different states, right? So buddhi, intelligence, atma, soul, man is mind. And the way that they have described all these terms is very interesting. I actually find a lot of meaning in those things. But coming to your question, basically, your brain is an information gathering device. At any point, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे gigabytes of information जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एंड उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए. This is the purpose of the brain and the spinal cord. अभी जितना information जा रहा है उसमें से how much information are you aware of is very little. According to different sources, it is somewhere less than 10%, sometimes less than 5%. So, जितना information हम receive कर रहे हैं, Correct. we are aware about 5%. Of 5%. So all the things that you are sensing, so for example, all the things you're seeing, you are aware of only 5% of it. But तुम्हारे peripheral vision में बहुत कुछ हो रहा है, Right. but you can't see it. Or you are not aware of it. तुम acknowledge नहीं करते हो. But as soon as I say it, now your peripheral vision has increased. So now I can see that she's putting the laptop down, and even if I'm looking at you. So that is how our brain works. So it's not कि 2 minutes ago I couldn't have seen her. But my conscious brain chose to ignore it. Because it's not important. अभी हमारी बात चल रही है. I should be facing this way. But our subconscious mind knows. And the subconscious mind is aware of all the sounds that are coming. It is aware of all the smells in this room. It is aware of the texture of the carpet, everything. But इतना information से मैं क्या करूँगा? So ignore it. So there is a part of the brain, ये जहाँ पे ये pink वाला दिख रहा है ना, there is a part called the thalamus. ठीक है, 4th character introduce हो गया. Thalamus का function है सारा senses का सारा information को उठा लो और इसमें से decide करो कि सबसे important क्या है, वही चीज को आगे भेजना है PFC की तरफ, और बाकी सब कुछ not important हम लोकल लेवल में ही हैंडल करेंगे.
तो इफ द PFC इज प्राइम मिनिस्टर, द लोकल MLAs विल हैंडल ऑल द स्मॉल थिंग्स. अभी इसके बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, वो क्यों मोदी जी को बताने का, वो हमारे लेवल पे ही हैंडल हो जाएगा. बट इफ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इनफ, देन द PM विल लर्न. सो आवर कॉन्शियस ब्रेन इज लाइक द PM. बट दैट डजंट मीन कि PM को जितना पता है उतना ही कंट्री में हो रहा है. दैट्स इम्पॉसिबल. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. राइट. नाइस. तो जब भी सिर्फ मैनिफेस्टेशन की बात होती है, इनफैक्ट आई सॉ योर वीडियो अराउंड मैनिफेस्टेशन जो लाइव टॉक थी. Yes, लवली, ग्रेट. थैंक यू. क्योंकि मैंने जो लिंक किया है मैनिफेस्टेशन को, आई हैव रिजल्ट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. मैंने खुद अपनी लाइव विजुअलाइजेशंस करी एंड 100x विजुअलाइज किया और 100x रिजल्ट्स हुए. बट मेरे लिए वो हमेशा एक साइंस रही. मुझे नहीं पता कि कौन है यूनिवर्स, मैंने मिला नहीं उससे, कभी बात नहीं हुई. लेकिन मेरे लिए साइंस यही रही जिसको मैं और रिलेट कर पा रहा हूँ कि वी सी मैनी थिंग्स, बट इफ आई एम इंटेंशनली पुटिंग समथिंग कि मेरे को ये चाहिए, तो आउट ऑफ एवरीथिंग विच इज इन माई पेरिफेरल विजन, थैलेमस वही पिक करके मेरे PFC को दे रहा है, जिस वजह से मेरे को आइडियाज ही उस तरफ आ रहे हैं, मेरी मोटिवेशन उस तरफ है, एक्शंस उस तरफ है, गिव अप नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट हूँ. सो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ न्यूरोसाइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन. 100%. राइट. बहुत सिंपल सी बात है कि तुम जहाँ देखोगे तुम वही जाओगे. इनफैक्ट आपने कभी सर्फिंग की है? Have you ever tried? देखी बहुत है. देखी बात है. You will never experience this by watching it. You have to get on the board. तो उसमें क्या होता है कि पहले तो standing up on the board is also very very difficult and very embarrassing. No one should see somebody trained to surf. It's very very awkward. But once you get on the board and तुम वो wave के ऊपर हो, how do you turn? How do you turn left or right? You turn by looking in that direction. Because surfing board में steering तो है नहीं. And you're standing like this. If you want to turn right, you have to look to the right. And automatically your body turns like that and your board turns like that. If you look to the left, your board turns to the left. So once you do this, you realize how much your body is responding to just the direction that you're looking in. There is no other way to turn. So I feel like manifestation is simply that कि भाई तुम उसको देखते रहो तो वही जाएगा. तुमने डायरेक्शन दे दी, अदरवाइज वो अपनी डायरेक्शन में चल रहा है. करेक्ट. किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, या अनकॉन्शियसली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा कि कॉन्शियसली कर लो. कॉन्शियसली करो. और तुम्हारे एफर्ट में उतना फर्क नहीं पड़ता. द एफर्ट इज स्टिल द सेम. तुम्हारा एफर्ट जा रहा है बैलेंस करने में, बट डायरेक्शन आ रहा है गेज से. सो मैनिफेस्टेशन से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता. आई ट्रूली बिलीव दैट इफ यू जस्ट से कि दिस इज वेयर आई वांट टू गो, इट डजंट मीन यू विल रीच देयर. यू आर स्टिल एज लाइकली टू फॉल. एक वेव आ गया, तुम्हें गिरा दिया. यू नो दैट सर्फिंग एग्जाम्पल इज ब्यूटिफुल. Just because you're looking there doesn't mean you'll reach there. But if you're not looking there, you'll definitely not reach there. That's the difference. बहुत बार हमारे बचपन से कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बने होते हैं, बिलीव्स बने होते हैं. मनी के रिलेटेड हो सकते हैं, राइट, कि बचपन से मनी को हेट की तरह घर से देखा, या मनी आर्ग्यूमेंट्स देखे चाचा और पापा के, तो पैसे के साथ थोड़े नेगेटिव इमोशन जुड़ गए. अब मैं सोच तो रहा हूँ मुझे लाइफ में मनी चाहिए, बट वो पैटर्न गलत जुड़े हुए हैं. या इस तरह का हेल्थ के साथ हो सकता है, रिलेशंस में हो सकता है. वी ऑलवेज अट्रैक्ट सच पीपल जिनके साथ हमारी बनती नहीं है. रीजन चाइल्डहुड हो सकता है. व्हाई आई एम आस्किंग दिस के हाउ डू वी रीवायर दैट, हाउ डू वी रीवायर आवर ब्रेन टू go in a direction of growth or in a direction which we want, the prosperity or success we want? मुश्किल क्वेश्चन है बिकॉज इसमें बहुत कुछ कवर होता है. क्योंकि rewiring your brain is a project. It is not just think positive. वो तो नहीं होता. It is actually a project और तुम्हें वो प्रोजेक्ट करके ही लेना चाहिए. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कोई पैटर्न है क्या. द आंसर इज ऑलवेज येस. तुम्हारे जो भी डिसीजन तुम आज ले रहे हो, एज अ फॉर एग्जाम्पल आवर ओल्ड फ्रेंड राहुल, सपोज राहुल इज 30 years old. राहुल के लाइफ में जो भी हो रहा है, उसका जो डिसीजन मेकिंग है, इट इज़ वेरी लाइकली कि उसके सारे डिसीजन मेकिंग इज बिकॉज ऑफ सम चाइल्डहुड पैटर्न. इसके लिए उसको ट्रॉमा या ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. हमारे चाइल्डहुड से ही हमारे ये पैटर्न्स बनते हैं. बट ये रिकग्नाइज करना मुश्किल है कि मैं ऐसा क्यों हूँ.
एंड द आंसर लाइज इन हाउ आवर पेरेंट्स वर, हमने बचपन में क्या क्या देखा है. तो ये रिकग्नाइज करना है स्टेप 1, एंड देन स्टेप 2 इज स्टार्टिंग टू चेंज इट. तो जिसको रिवायरिंग कहते हैं. रिवायरिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी, विच इज़ द कॉन्सेप्ट दैट every neuron is connected to another neuron in a particular way, and you can change that wiring. You can learn new skills and you can forget old skills. So if you want to change your personality or you want to change your behavior, you should look at it exactly like you're learning a new skill. जैसे साइकिलिंग हमने जब पहली बार सीखा था तो कैसे किया था. तो you get a cycle and either your dad runs next to you और यू गेट दोज ट्राईसाइकिल जैसा जिसमें सपोर्ट होता है. एंड पहली बार जब कोई सपोर्ट के लिए नहीं होता तो तुम 2-3 बार गिर जाते हो और फिर धीरे धीरे चलाना शुरू करते हो. एग्जैक्टली लाइक दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो अगर समझो किसी का ब्रेन का हमने MRI किया वाइल दे आर लर्निंग टू साइकिल, यू विल सी द वायर्स फॉर्म. यू कैन सी 2 न्यूरॉन्स कनेक्टिंग. एंड suppose if somebody has had a bad experience with a cycle और कई गिर गए वो और उन्होंने ऐसा डिसाइड कर दिया कि साइकिल इज इक्वल टू डेंजर. So now as a 30-year-old, if I want to teach them to cycle, it's not just about the physical act of cycling. Now I have to rewire their emotional cycling experience also. That is the problem. And कई बार हम फिजिकल चीज़ों पे ध्यान देते हैं without looking at the emotional thing. But emotional learning is also neurons connecting only. There's no difference between physical neurons and emotional neurons. Neurons में कोई फर्क नहीं है. It is just that उस पे भी ध्यान देना चाहिए. That's it. So how to rewire somebody's emotion is initially with a lot of support, and then you ask them to do it themselves, and you tell them कि तुम गिरोगे, तुम्हारा इमोशनल रोलर कोस्टर होगा, बट इफ यू कीप एट इट वो चेंज होगा. दैट इज द मेटाफर दैट आई यूजुअली यूज. गॉट इट. सो अगर कोई स्टेज पे चढ़ने से डर रहा है तो इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल थिंग कि तू स्टेज पे कैसे बोले, इट इज ऑल्सो द इमोशन कि जो तेरा फियर है, ऑडियंस एम्बैरेसमेंट का रीजन हो सकता है, ऑडियंस की लाफ्टर हो सकता है. वो सारे इमोशंस एंड द फिजिकल पार्ट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड बोथ नीड वर्क सेपरेटली. तो अगर you might train them physically, जैसे तुमको ये speech बोलना है, this is how you modulate your voice, all of that. But अगर तुमने emotional rewiring पे काम नहीं किया तो it will not succeed. So you have to work on both of these things separately. Right. So throughout the conversation we understand कि brain का जो role है उसको हमने और deeper तरीके से समझा, और अगर brain healthy है तो life में सब कुछ आगे बढ़ेगा. So how we can work towards a better brain health ताकि हमारा mind control, emotions and everything which we discussed वो improve हो. So what can be some hacks, exercises, lifestyle changes जिससे मैं अपनी brain health को और improve करूँ so that overall life में मैं ज़्यादा growth तक पहुँच पाऊँ. सबसे पहली बात तो brain isolation में तो exist नहीं करता है. Brain is connected to the body. Now the brain needs the body for a lot of things. Most important is energy. तो हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है, 20% of your entire body's energy is used by the brain. Which is 20% of entire body's energy is used by brain. Used by the brain, which is quite crazy because the brain का weight is not even 2% of the body's weight. The brain doesn't weigh much, but वो इतना power consume करता है. So imagine if there's a city, तो पूरे city का electricity is used by one flat. वो काफी क्रेजी होगा ना. तो इट्स लाइक दैट कि ब्रेन इज यूजिंग अप सो मच एनर्जी बिकॉज इट इज डूइंग सो मच वर्क. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज how much rest you give to the brain, which is sleep, and how much energy what kind of energy do you give to the brain, which is food. So when people say ki diet and exercise or diet, sleep and exercise are the most important things for your health, one of the main reason is that diet, sleep and exercise are the most important things for your brain. तो अगर आपको brain को healthy रखना है तो look at what you're eating, look at how much sleep you're getting, and third important is exercise. अगर तुम prioritize करने जाओगे तो sleep, diet, then exercise.
So these three things if you do, automatically your brain gets healthier. Coincidentally, your body also gets healthier, but वो तो अलग है. I will let a cardiologist talk about how it affects the heart. But if the brain gets healthy, automatically your mind gets better. There are, in the last 5 years, there are multiple research studies that have come out showing how exercise is as useful as antidepressants in treating depression, anxiety. In fact, अभी 1 साल पहले British Medical Journal में there was a study showing dance is better than antidepressants for treating depression. So simply the fact that using your body in the right way can cure brain problems is such an amazing thing. So people should know about this. People should utilize this. ऐसा नहीं कि तुम डांस कर रहे हो जब तुम खुश हो. If you start looking at these as things important for your mental health, उसमें पूरा कहानी बदल जाता है. आई एग्री. एंड मैंने रिसेंटली वर्कआउट में कुछ वेरिएशंस लाया हूँ. तो मैंने 2025 में जनवरी ऑनवर्ड्स 3 days in a week I do भांगड़ा for 20 minutes. वाह. एंड वो अलग लेवल का एक एंडोर्फिन रश, एक डोपामाइन हिट होता है. फील सो गुड आफ्टर डूइंग दिस. Absolutely. तो आई कैन सर्टनली रिलेट. हमने स्लीप की बात करी, बीच में आपने एक बार बोला था, आई रिमेंबर, कि अब डीप स्लीप उतनी नहीं होती. सो व्हाई? सोते तो हम वैसा ही हैं जैसे लेट के आंखें बंद कर लेते, तो अब उतना डीप क्यों नहीं जाते? Correct. So let's understand sleep थोड़ा सा. When we are awake, our brain is in an excited state. ठीक है. So if you look at the brain waves are faster. So that is called alpha, beta, gamma range. When you sleep, your brain waves go slower. So you are going deeper into something called as parasympathetic. So parasympathetic is the rest side of the nervous system. The opposite is sympathetic, which is the fight and flight. So these are two extreme states. The fight and flight is when you are going to war. ठीक है. That is when your heart is beating fast, blood flow हो रहा है, muscles are all tight, तुम्हारा brain एकदम focus में है. That is the other extreme. And parasympathetic is complete rest. You have no stress. तुम आराम से सो रहे हो. ठीक है. Your body needs both. If you are only sleeping, your body will also have problems. In fact, studies have shown कि अगर तुम बेड पे लेटे हो for 7 days, things start going down. You will fall sick. So you should not be in parasympathetic all the time. You should not be in sympathetic all the time. You need both. And अगर तुमने दोनों balance किया तो you are healthy. The reason that we can't go into parasympathetic and deep sleep happens in extreme parasympathetic, the reason is that हमारा baseline has shifted towards sympathetic. तो हमारा baseline is now more stressed, more anxious. इस वजह से हम complete rest में नहीं जा पा रहे. Say for example, अगर हमें 11 बजे सोना है रात को, if at 10:55 we are on our phone scrolling, that means that at 10:55 we are in extreme sympathetic. अभी यहाँ से इधर तक पहुंचना is so much more difficult than यहाँ से इधर तक पहुंचना. So रास्ता हमने बहुत लंबा कर दिया. वो कवर ही नहीं हो पा रहा, तो डीप स्लीप हो ही नहीं रहा है. Because not only has our time of sleep come down, पहले समझो 8 घंटा सोते थे, तो अभी हम लोग टोटल 5 घंटा सो रहे हैं. तो वक्त नहीं मिल रहा है पहुंचने के लिए, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज कर दिया. तो दोनों तरफ से हमारे ब्रेन का कैपेसिटी नहीं है डीप स्लीप तक पहुंचने का. सो दिस इज द इशू. सो वी नीड डीप स्लीप फॉर अ हेल्थियर ब्रेन. यस. ये तो हो गया सजेशन. और जो लोग नहीं कर रहे, जिनको नहीं मिल रही डीप स्लीप या कम सो रहे हैं एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर दैट? सो डीप स्लीप में देयर आर 2-3 things that happen. Number 1 is तुम्हारे पूरे दिन का जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुआ है उसका स्टोरेज, उसका पैकेजिंग, वो सब. तो अगर डीप स्लीप नहीं मिला तो यू कैन हैव मेमोरी प्रॉब्लम्स. अरे कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है. दैट ऑल हैपन्स बिकॉज डीप स्लीप इज अफेक्टेड. Number 2, your brain is having a lot of metabolism. मतलब जो भी एनर्जी मिल रहा है वो सब यूज अप हो रहा है. Like any machine, there is some toxic
products that are formed as waste, right? Like any factory, any company, any car, exhaust तो होता है, तो brain में भी similar होता है. जो भी काम हो रहा है उससे कुछ तो chemicals जैसे आते हैं जो खराब है, उसको निकालना है. Sleep में वो chemicals निकल जाता है. तो if you don't sleep, all those chemicals get stored in the brain. So over a period of time, जैसे 10, 20, 30 साल में इतने chemicals store हो जाते हैं जो toxic है, that it causes brain damage. So now Alzheimer's, which is memory loss, भूल जाना, Alzheimer's is linked to chronic poor sleep. So now we are in a generation where everybody is sleeping for 4-5 hours, poor sleep. I wouldn't be surprised if पहले बोलते थे कि Alzheimer's 70 years में आता है, 80 years में आता है, but now we are seeing patients of 50, 60 years getting Alzheimer's. So it will keep reducing. एंड थर्ड हमने बात करी डाइट की. Yeah. सो व्हाट काइंड ऑफ डाइट मेक्स माय ब्रेन मोर हेल्दी? The brain needs a few things. It needs a few nutrients for working properly. The most important of these are something called omega-3 fatty acids and something called flavanols. So these are nutrients जिससे ब्रेन में फ्री रेडिकल डैमेज कम हो जाता है. फ्री रेडिकल डैमेज मतलब अगर ब्रेन में कुछ इन्फ्लेमेशन हो, ब्रेन ज़्यादा गर्म हो जाए, ब्रेन में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो these free radicals come which will damage the brain. These nutrients will go and take away those free radicals, जिससे डैमेज कम हो जाता है. So in terms of diet, anything which has say dry fruits, तो walnuts हो, pista, these things are good. Fish oil, so fish is actually good. All your green leafy vegetables, they are all good. Fruits are all good. In general, your brain is capable of using all nutrients as long as you don't give bad substances. The main bad substance that harms the brain is trans-saturated fatty acid. तो जो भी ऑयल है, जो अगर हम बार बार हीट करके जो लेते हैं, that food item is not good for the brain. So अगर हम balanced diet की बात करें तो Indian diet is actually very good. So a complete Indian थाली में सब कुछ आ जाता है. As long as you can avoid repeatedly fried foodstuffs and probably processed food जिसमें बहुत सारे preservatives add करते हैं so that it can last for a year, अगर वो हम avoid करें then you are okay. If you're following an Indian diet, I think you should be fine. इस पॉडकास्ट से आपकी बेस्ट लर्निंग क्या रही, वो एक बेस्ट लर्निंग नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, सो दैट एक दूसरे के कमेंट्स देख के हर कोई रिफ्लेक्ट कर पाए. और कौन से सवाल हैं आपके मन में, और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हो कि हम डीप डाइव करें, मुझे आप जरूर बताना, सो दैट उस तरह के एक्सपर्ट्स हम इस पॉडकास्ट में ला पाएं और उनकी नॉलेज को अनलॉक करके आप तक पहुंचा पाएं. अगर आप मेरी आने वाली लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस लाइव वर्कशॉप का, जिसमें मैं आपके फियर को ट्रांसफॉर्म करता हूं कॉन्फिडेंस में, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को ट्रांसफॉर्म करता हूं एक्शन में, और आपकी कंफ्यूजन को खत्म करके हम क्लैरिटी में बदलते हैं. पूरी डिटेल्स नीचे दिए हुए लिंक में आपको मिल जाएंगी. फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.